नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम और उसका पेपर 5 और 6। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स देने से पहले मेन एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते मिलेंगे चलो पहले प्रीलिम्स तैयार कर लो, प्रीलिम्स एग्जाम दे लो, उसके बाद में मेंस तैयार कर लेंगे। अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया है, आपका प्रीलिम्स पास होने वाला है, तो आपकी मेंस तैयारी अभी भी हो सकती है। और अगर आपके पास समय है, अभी आप मेंस एग्ज़ाम पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ में प्रीलिम्स तैयार करना चाहते हैं, तब भी आपकी तैयारी हो सकती है। यूपी पीसीएस का जो मेंस है वो लगभग यूपीएससी जैसा अब लिया जाता है। क्वेश्चंस के लेवल में अंतर होता है, लेकिन दो पेपर हैं जो इसको अलग करते हैं यूपीएससी से। एक है पेपर 5 मेंस का जीएस का, और दूसरा है पेपर 6 मेंस के जीएस का। ये दोनों के दोनों पेपर यूपीएससी वाले लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ये दोनों के दोनों पेपर जो रिलेटेड हैं वो यूपी से रिलेटेड है, पेपर 5 और पेपर 6 दोनों। तो अगर आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपके पास एक चांस होता है कि पेपर 5 और 6 आप अच्छे से तैयार कर लें। तो पेपर 5 और 6 को अच्छे से तैयार कैसे करें, इसका एक रोड मैप हम बनाएंगे। सिलेबस को एनालाइज करेंगे, सिलेबस को कई खंडों में अगर बांट दिया जाए, क्योंकि जो आयोग ने सिलेबस दिया है वो सिलेबस पूरा फर्स्ट पॉइंट से शुरू हुआ है और 16 पॉइंट तक गया है। तो 15-16 पॉइंट में पेपर 5 और फिर 23 पॉइंट में पेपर 7, इस तरीके से उन्होंने बांट रखा है। तो अगर कुछ उसको कैटेगराइज कर दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को डिस्कस करने का, इस क्लास को लेने का उद्देश्य ये है कि आप सब्जेक्ट में इसको डिवाइड कर सकें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि इसमें आपको पेपर 5 में पढ़ने हैं, और उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये आप जान सकें। और उसके बाद में जो कंटेंट है वो कंटेंट भी आप जान सकें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहाँ से आप पढ़ें तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाए। पेपर को अगर हम देखें तो पेपर 1 टू जो 15-16 पॉइंट, इसमें 16 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको कई भागों में हम बांट सकते हैं। पहले भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। जब 4 ही पेपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उन पेपर्स में आप पेपर फर्स्ट में कुछ चीज़ें, कुछ पेपर सेकंड में, कुछ पेपर थर्ड में, इस तरीके से देखते थे। लेकिन अब इसको अलग बनाया गया। तो देखिए, पहला जो हमने खंड यहाँ पर बांटा वह है कला और संस्कृति। खंड 1 है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति जो खंड 1 है, इसमें शुरुआती जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके 2 बिंदु यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके सिलेबस में न ये आपको लिखा मिलेगा, न नीचे की चीज़ें मिलेंगी जो सब हेडिंग है, केवल आपको ये लिखा मिलेगा कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शहर। अब हम यहाँ पर करने ये जा रहे हैं कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप इसको तैयार करने चलिए तो सबसे पहले आप देखिए कि अभी तक जो 8 क्वेश्चन हैं वो 8 क्वेश्चन कौन से हैं, है ना, अभी तक क्या पूछा गया है। तो आपको पता चलेगा कि 2018 से लेके अभी तक, पहले पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, और उसके बाद में अब देखेंगे तो अलग से जो पेपर हुआ 2023 में, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आए। तो आप ये देखेंगे तो इसकी क्वेश्चन अगर आप उनको देख ले, यानी कि जो 8 क्वेश्चन है उनको, और दूसरे नंबर पर कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं कोई, तो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अगर आप देख लें, तो दोनों को देखने के बाद में, प्रोबेबल क्वेश्चंस भी अगर आप देख लें, तो दोनों को देखने के बाद में आपका पूरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर ये सिलेबस में दे दिया गया। अब बात आती है कि इसमें पढ़ें क्या, कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से क्या फॉलो करना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि केवल सिलेबस देख लेने से तो काम नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। अब इस हिस्ट्री को ज़्यादातर बुक्स में जब आप देखेंगे तो जो मेन हिस्ट्री आप पढ़ते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, वही हिस्ट्री यहाँ पर भी आपको पढ़ने दे दी जाती है। जबकि यहाँ पे होना ये चाहिए कि ये हिस्ट्री ऑफ यूपी हो, उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, वो आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति आप
क्या है वो पढ़नी है, और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर। जाहिर सी बात है, वाराणसी को आप पढ़ेंगे तो भारत के प्राचीन शहरों में आएगा, लेकिन यूपी जब आप पढ़ रहे हैं तो छांट के उन्हीं शहरों को तैयार कीजिए। जब आंसर पूछा जाए तो उन्हीं शहरों पर आपको पॉइंट्स याद हों, वो आप लिख सकें, क्योंकि सारा तो सारे लोग पढ़ते हैं। तो टू द पॉइंट्स आंसर लिखने के लिए जब यूपी आप पढ़ रहे हैं तो यूपी की चीज़ों को ही आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसका महत्व, संरक्षण, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व, ये टॉपिक है। तो इसमें इसका महत्व और संरक्षण, बौद्ध वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला, उत्तर प्रदेश में औपनिवेशिक वास्तुकला, संग्रहालय, पुरालेख, पुरातत्व, उत्तर प्रदेश का अभिलेखागार, पुरातत्व स्थल। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न पूछ बनेगा कि बौद्ध कला के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, तो वहां पर ये टॉपिक आपके काम आ जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर प्रदेश क्योंकि मध्यकाल में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उत्तर प्रदेश औपनिवेशिक काल में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो जहां से भी प्रश्न बने, जैसे औपनिवेशिक वास्तुकला उत्तर प्रदेश में क्या है, हर जगह आपको यूपी ध्यान रखना है। अब जब आप समग्र तौर पे पढ़े रहते हैं तो आप जब टू द पॉइंट आंसर लिखने चलते हैं तो उतना अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाते हैं, आपका आंसर जनरलाइज हो जाता है। लेकिन जब आप यूपी पढ़े रहेंगे तो जो भी पॉइंट्स आप लिखेंगे तो टू द पॉइंट्स आप वो बातें लिखेंगे जो लिखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश का पुरातत्व स्थल। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन जब पूछने को होता है तो दो चार क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक, बार बार वही क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। तो एक रोड मैप भी होना चाहिए कि इसको पढ़ के तैयार कैसे करें। जैसे दो बातें मैंने आपको पहले बताई कि आपके पास आस्क्ड क्वेश्चन होने चाहिए, आपके पास प्रोबेबल क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपके पास जो आंसर है उसको फॉर्मेट करने का तरीका भी होना चाहिए, क्वेश्चन को फॉर्मेट करने का तरीका भी होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे, क्वेश्चन यहाँ से जो बन रहे हैं उनमें क्या कंटेंट यूज किया जाएगा, क्या आप लिखेंगे। उसके बाद में एक कंटेंट होना चाहिए, उस कंटेंट के आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम करेंगे। जैसे हम अगर इस टॉपिक को उठाएंगे, मान लीजिए कि इतिहास हमने उठाया, कला और संस्कृति को लिया, तो पहला टॉपिक, तो यहाँ पर आस्क्ड क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन, उनकी फॉर्मेटिंग और कंटेंट भी, थोड़ा सा लेक्चर भी, क्लास ऐसी जिसमें कि कुछ चीज़ें आपको आउटलाइन पता चल जाए और फिर लिखना आप जानते हैं तो उन्हीं कंटेंट का यूज करके आप आंसर लिख दें। इस तरीके से लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो दूसरा खंड हमने यहाँ पे रखा स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 की पूर्व और बाद के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान, ये आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 1857 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या रहा है, अंग्रेजी शासन के दौरान उत्तर प्रदेश क्या रहा है, और उसमें जो नागरिक विद्रोह हुए, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न बनेगा कि नागरिक उत्तर प्रदेश में नागरिक विद्रोहों पर टिप्पणी कीजिए, है ना, या सूचीबद्ध कीजिए। तो सूचीबद्ध करने में केवल सूची नहीं लिखी, थोड़ा सा उसके बारे में एक दो लाइन लिखनी भी पड़ेगी आपको। ठीक इसी तरीके से 1857 का विद्रोह और उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है। जो भी प्रीलिम्स में आप जितने डायमेंशंस पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मेन एग्जाम में उसी चीज़ को लगभग लिखने के लिए पूछा जाता है। अगर सतत विकास प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर पंचायती राज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बार बार पूछा जा रहा है 1857 का संग्राम प्रीलिम्स में, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस लिखना है, क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर लिखना है। 1857 का समग्र तो आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन यूपी के बारे में यहाँ पर चिंतन करना है। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व, यहाँ पर व्यक्ति विशेष को उठा के भी टिप्पणी हो सकती है, स्टेट को उठा के कि किसी जैसे स्टेट को उठाया, अवध के बारे में पूछ लिया, है ना, यहाँ पर झांसी के बारे में पूछ लिया, कानपुर के बारे में पूछ लिया, बेगम हजरत महल के बारे में पूछ लिया। इस तरीके से प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं। इतना करने के बाद हमारी इतिहास की जो यात्रा है वो समाप्त होती है। अब हम चलते हैं कल्चर पे, तो ये भी पार्ट है इतिहास का भी, समाज का भी ये पार्ट है, ये
कंटेम्प्रोरी मुद्दों से भी जुड़ जाता है, ये करंट अफेयर से सीधा आपका जुड़ जाता है। सिलेबस में ये चीज़ दी हुई है कि ग्रामीण, शहरी, आदिवासी मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, साहित्य, भाषाएं, बोलियां, उत्तर प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज, इन्हीं चीज़ों को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ लेना है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश एक मेलों का प्रदेश है, टिप्पणी कीजिए। आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश के नृत्यों को सूचीबद्ध कीजिए, तो सूचीबद्ध करके उसके बारे में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन आपने लिख दिया, 5-10 नृत्य। तो कौन से लिखें कौन से छोड़ें, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर की जो फॉर्मेटिंग है, जो मैंने कहा, जो फॉर्मेट बनता है, ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बोलियों पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जो साहित्य है, साहित्यकार पूछ लिए जाएं, उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों की क्या हिंदी साहित्य में क्या भूमिका है, क्या महत्व है, उसके विकास में क्या भूमिका है। तो बड़े बड़े साहित्यकार तो उत्तर प्रदेश में हुए ही हैं, है ना। प्रेमचंद जैसे साहित्यकार उत्तर प्रदेश के ही हैं, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज, अब यहाँ पर सीधे सामाजिक रीति रिवाज नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पे जो सोसाइटी का प्रश्न बनेगा, तो आप सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में अगर जान रहे हैं तो उन रीति रिवाजों के आधार पर आप अच्छा लिख पाएंगे। सामाजिक संरचना यहाँ की कैसी है, जाति व्यवस्था कैसी है, जातिगत समस्याओं पर, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना अगर चर्चा में बनी हुई है तो उत्तर प्रदेश की जातिगत संरचना आपको समझनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की जातिगत समस्याएं आपको समझनी पड़ेंगी। आरक्षण का मुद्दा आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसको पॉलिटी से कनेक्ट करके, इसको इकोनॉमी से कनेक्ट करके, आर्थिक पिछड़ेपन से कनेक्ट करके, संवैधानिक प्रावधानों से कनेक्ट करके, उत्तर प्रदेश की स्थितियों को समझने के बाद में आप अन्य चीज़ों से इसको कनेक्ट करके अपना आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त आंसर आपका ये बनेगा। तो इसको हमने सांस्कृतिक तत्वों में देख लिया। इसी तरीके से अगला खंड हम करेंगे राज्य व्यवस्था और शासन का। उत्तर प्रदेश की क्या राजनीतिक व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में कैसा शासन है, राज्यपाल क्या है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, भाई बड़ा सा स्टेट है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट, तो यहाँ का राज्यपाल तो कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा क्षेत्र को गवर्न करता है, भाई गवर्नर है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है कई देशों से बड़ा है, वेटिकन सिटी की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े देशों से बड़ा है। तो अगर ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ के राज्यपाल को कितना बढ़िया महसूस होता होगा। खैर वो फीलिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी कि यहाँ का राज्यपाल कैसा महसूस करता होगा, लेकिन राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं, राज्यपाल कैसे अपने पावर को एंजॉय करता है, राज्यपाल कैसे केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, कैसे केंद्र से उसको यहाँ पर भेजा जाता है, इन सारी चीज़ों पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका और उत्तरदायित्व, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच संबंध। अब ये संबंध कई तरीके के, भाई ये संबंध आर्थिक है ना, आर्थिक संबंध, ये संबंध आप देखेंगे तो डबल इंजन की सरकार अगर कही जाती है, यानी कि केंद्र में भी भाजपा और यहाँ पर भी भाजपा, तो कैसे राजनीतिक संबंध प्रभावित करते हैं देश के विकास को, है ना, राजनीतिक स्थितियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। बात समझ में आ रही है। कैसे बजट जो दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र में भाजपा का शासन है, राज्य में जो शासन है वो भी जहाँ पे भाजपा शासन कर रही है वहाँ पे बजट आसानी से एलोकेट किया जाएगा, दिया जाएगा। दूसरा जो है, जहाँ पर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पर कई बार केंद्र सरकार कहती है कि रोक लगा देती है कि ये नाजायज़ मांग हो रही है ना, चाहे दर्जा देने की बात हो, चाहे स्पेशल कुछ ग्रांट देने की बात हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। इसी का अगला सिलेबस का पॉइंट है, मतलब पॉलिटी में ही उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इनके अधिकार क्षेत्र, इन पर तैयारी। भाई यहाँ के महाधिवक्ता, इस पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसकी क्या भूमिका होती है ना, क्या भूमिका है ना। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट है यहाँ, इस पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी संरचना पर प्रश्न पूछा जा सकता है ना, इसके अधिकारों पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं। विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, समेकित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश का राज्य जो है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो योगदान है भारत के विकास में, ये सारी चीजें। अब विशेष दर्जे वाले राज्य, उत्तर प्रदेश विशेष दर्जे में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड इससे अलग हुआ है। तो अब उत्तर प्रदेश को बांटने की भी बात की जा रही है।
उत्तर प्रदेश बटेगा, 4 भागों में बंटने की बात है, सिलेबस का अगला हिस्सा भी है वो। तो अगर उत्तर प्रदेश बटेगा तो क्या विकास उसका ज़्यादा होगा? अगर उत्तर प्रदेश अभी जिस स्थिति में है इससे बेटर कर पाएगा? और बांटना क्यों जरूरी है, इस पर तर्क वितर्क। फिर राजनीतिक लाभ के लिए ही केवल बांटा जा रहा है, या फिर इसके आर्थिक हित होंगे, इसके सामाजिक हित भी होंगे, इसके कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी हैं कि बंटवारे के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी, विकास बहुत तेजी से होगा, है ना। समेकित निधि, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात होगी, इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग देश के सबसे बड़े राज्य का निर्वाचन आयोग, क्या क्या इसके कर्तव्य हैं, क्या भूमिकाएं हैं। स्थानीय सुशासन, उत्तर प्रदेश में शहरी और पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। तो स्थानीय सुशासन ऐसे तो आ नहीं गया, इसका भी एक इतिहास रहा है यूपी में, पूरे भारत में रहा है, यहाँ पर भी यूपी में कैसे कैसे कब क्रियान्वित हुआ। तो इसकी कुछ स्पेशल सन, कुछ स्पेशल डेट्स जो हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। पंचायती राज संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर, अब यहाँ पर आपको इनकी संख्या भी पता होनी चाहिए कि कितनी है, कौन सी लास्ट है, प्रथम कौन सी थी, उस आधार पर आप आंसर लिखेंगे। डायरेक्टली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो आप, जब स्थानीय सुशासन पर प्रश्न पूछा जाएगा तो उन डेटाज के माध्यम से आप आंसर करेंगे। और स्थानीय सुशासन पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उसमें लिखेंगे क्या, यूपी के स्थानीय सुशासन पे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपको डालना पड़ेगा। तो यूपी से रिलेटेड, है ना, ये जो डेटाज होंगे, है ना, इसको करंट अफेयर से भी आपको रिलेट करना पड़ेगा, है ना। लोक नीति, उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार से संबंधित जो मुद्दे हैं, इन सारी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला अगर हम सेगमेंट देखें तो पांचवा है गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू। गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, निवारण नीति, सब कुछ आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे क्या स्पेशल होगा, बता सकता है कोई? यहाँ पर स्पेशल ये होगा कि यूपी इसमें क्या कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या गुड गवर्नेंस के लिए कुछ काम किया है? करंट अफेयर से रिलेट हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए कोई नई पॉलिसी लाई है? इसने क्या ई गवर्नेंस में कुछ नया किया है? भाई नागरिक चार्टर तो पूरे देश में लागू, यूपी में क्या स्पेशल है, क्या नया हो रहा है, क्या प्रयास हो रहे हैं? बात समझ में आ रही? तो ये स्पेशल इस रूप में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर जगह यूपी आ जाएगा, हर जगह यूपी। तो इसको अपडेट भी करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ तैयार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित मुद्दे, चिकित्सा और स्वास्थ्य मुद्दे पूरे देश में इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबसे पहले चुनौतियां देखेंगे, और चुनौतियों को समाप्त करने के लिए, समस्याओं को, कोई भी बीमारी फैल रही है तो उसके एरेडिकेशन के लिए आगे गवर्नमेंट प्रयास करेगी ना। चिकित्सा संबंधी क्या मुद्दे हैं, राज्य सरकार की जो प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं हैं, इन समस्याओं, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए मातृत्व और शिशु संबंधी प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाएं जो हैं, जल स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम जो है, इनको कैसे आप यूपी से रिलेट कर पाते हैं। भाई 2014 में ही जैसे गवर्नमेंट बनी थी, मई में ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। अब स्वच्छ भारत मिशन की अगर शुरुआत की गई, फिर स्वच्छ जल मिशन भी आया, तो जल स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फ्रेश वाटर है, ये सही है, तो कालरा नहीं होगा, पानी से फैलने वाली जितनी बीमारियां हैं नहीं होंगी। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात की जाए तो दो चीज़ें अगर सुधर जाए, स्वास्थ्य, कोई स्वस्थ रहे और उसको अच्छी से शिक्षा मिल जाए, अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाए, तो बल्ले बल्ले है, वो समाज आगे बढ़ जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें कितना टारगेट रखा गया, कितना उसमें अचीव हुआ, कितना रह गया। अमली जामा जो पहनाया जा रहा है, उन पॉलिसीज को बना तो दिया गया, लेकिन धरातल पर वो कहाँ तक। भाई ओरिजिनेट होना कोई चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सब लोग, आप लोग भी प्लान बना लेते हैं कि हम इतने घंटे रोज पढ़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते अगर चल जाए वो कार्यक्रम तो ज़्यादा मज़ा आता है। यूपी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, शुरुआत होती है, कागज पे पानी बहुत जगह आ गया, स्वच्छ जल, लेकिन स्वच्छ जल कागज पे आया है, रियल में अगर नहीं मिल रहा है तो कौन सी चुनौतियां हैं क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम, क्या किया जाए,
कि इससे भ्रष्टाचार को अलग करके इसको सही से क्रियान्वित किया जाए, लोगों को वास्तव में हर घर जल मुहैया हो पाए। और राज्य शिक्षा प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश की, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, क्या इसकी चुनौतियां हैं, क्या सुधार इसमें किए गए हैं या किए जाने चाहिए, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन सजेशन वाले पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दीजिए, वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए सुझाव दीजिए। तो वर्तमान में क्या दशा है ये आपको डेटा से पता चलेगा। जब आंकड़े आप देखेंगे उसके बाद में आप सुझाव देंगे कि यहाँ 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 यह और किया जाए तो और अच्छी स्थिति हो सकती है। शिक्षा सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम योजनाएं, सरकार तो कार्यक्रम चलाएगी, योजनाएं चलाएगी, इनका क्रियान्वयन अगर अच्छे से होगा, इनको अच्छे से क्रियान्वित किया जाएगा, है ना, तो इनका क्रियान्वयन अगर सही से हो जाए तो वास्तव में बहुत कुछ बदल जाए। तो आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट होने के बाद में महकमे में जब बैठेंगे तो यही तो करेंगे। आप एसडीएम बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे तो क्या करेंगे, यूपी एग्जाम दे रहे हैं तो एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, तो सरकार की जो पॉलिसीज होंगी, जो नीतियां होंगी, एसडीएम क्या करेगा। अन्य विभागों में आप पंचायती राज में बैठे हैं, समाज कल्याण में बैठे हैं, क्या करेंगे, उन्हीं को तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब आपको पहले से ही पढ़ा दिया जा रहा है। फिर बात आती है आंतरिक सुरक्षा की, यूपी की आंतरिक सुरक्षा। और यूपी की जो सुरक्षा है वो, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। आतंकवाद पूरे भारत का मुद्दा है, यूपी का भी मुद्दा है। सांप्रदायिक हिंसा पूरे भारत, यूपी में भी हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम राइट्स। हमारे यहाँ पे अक्सर आप पेपर जैसे उठाएंगे, मूर्ति पूजा चल रही थी, धर्म विशेष के लोगों ने उसमें ऐसा कर दिया, ताजिया जा रही थी, दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसा कर दिया, मारपीट हुई, गोली मार दी गई। तो आपको जो आगे निपटना है वो यहीं पर आप तैयारी कर लीजिए, उनसे कैसे निपटा जाए। उग्रवाद की भी बात आती है, उसका क्या सीन है यहाँ पर, उसका प्रसार, उसके विकास के बीच में क्या संबंध है। मीडिया और संचार की भूमिका, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग। भाई ये तो ऐसा है नहीं कि ये कहीं से भी किया जा सकता है, यूपी का भी मुद्दा है। विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, जैसे हमारे यहाँ सीमा सुरक्षा बल है, अगर कोई एजेंसी है जो इन सारी चीज़ों को देखती है तो उन एजेंसी के बारे में तो पढ़ना ही है। यूपी में कितना क्या है ये भी आपको जानना है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी मिलती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। अगर हमारी नेपाल से सीमा मिलती है तो नेपाल में चीन का हस्तक्षेप खूब ज़्यादा, चीन कभी भी नेपाल का यूज करके इधर से कुछ भी कर सकता है, लंबे समय तक तैयारी कर सकता है। तो कैसे नेपाल को अपना भाई बना के रखा जाए कि हमारी आंतरिक सुरक्षा सही रहे, है ना। तो आंतरिक सुरक्षा सही रखने के लिए सीमावर्ती भी आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। संगठित अपराध और इसकी चुनौतियां, कौन कौन से संगठित अपराध हैं और इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। तो संगठित अपराध को फिर राजनीति से भी आप रिलेट करते हैं, क्योंकि संगठित अपराधी जो होते हैं वो राजनीति में भी आते हैं। तो यूपी में उसका क्या सीन है, यूपी सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया है, यूपी सरकार क्या ऐसा कर रही है कि संगठित अपराध को रोका जा सके। बहुत भारी भरकम किया है, बुलडोजर ऐसे थोड़ी न चलते हैं। और फिर क्या राजनीति में आने से उनको रोका जा सका है, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन, जितने ज़्यादा डायमेंशन आप ओपन करेंगे, पढ़िए यूपी के बारे में, और फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर की जो भी सूचनाएं हैं, जो भी आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट है, उनको आप क्या करिए, उनको इस पर अप्लाई कर दीजिए, उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। क्या कमिश्नरेट व्यवस्था लखनऊ में है, प्रयागराज में है, तो इन जिन जिन शहरों में लागू की गई है, क्या इसको पूरे यूपी में लागू कर देना चाहिए। आपसे ये पूछ लिया जाए, कैसे आंसर करेंगे। अगर ये लागू करनी चाहिए तो इसके क्या निगेटिव हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको लागू करने के बाद में सारा कुछ बिल्कुल सब सही हो गया। इसके खर्चे भी क्या बढ़े हैं कि कम हुए हैं। भाई पहले ये काम प्रशासनिक तौर पर किया जाता था, अब प्रशासन शहरों में, जहाँ पे कमिश्नरेट व्यवस्था है, वहाँ का डीएम का शहरों के प्रशासन में रोल कम हो गया है, पुलिस के हाथ में पहुँच गया है। तो कैसे ये लाभकारी है, कैसे इसमें खर्चे बढ़े हैं, तो इनके पक्ष विपक्ष में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा।
तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं, जैसे अगर हम ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ, अगर हम आगे के रोड मैप की बात करें कि कैसे हमको करना है, एक डिटेल प्लान की बात करें, है ना, तो डिटेल प्लान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि टॉपिक उठाना चाहिए, और उस टॉपिक को, जो हमारा सिलेबस है, ये टॉपिक का मतलब क्या है, ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को सबसे पहले देखना चाहिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। उसके बाद में कंटेंट, और कंटेंट के बाद में दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग, जो आए हैं वो तो ठीक है, क्वेश्चंस फॉर्मेट किए जाएं, और क्वेश्चन के साथ साथ में उसके आंसर की भी फॉर्मेटिंग कर ली जाए। ये अगर फॉर्मेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई तो आप ये मान के चलिए कि इस पेपर में अगर आपने 150 के आसपास, 100 से 150 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कर लिए, तो इस पेपर में निश्चित तौर पर आपके 60% नंबर के आप हकदार हो जाएंगे, 60% नंबर आपके आ जाएंगे। और यही काम आप सारे पेपर में करिए। तो पेपर 5 और 6, क्योंकि बाकी तो सब लोग पढ़ते ही रहते हैं, यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, ये थोड़े से अलग हैं, इस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। आप इस चैनल से जुड़ के इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, और बाकी देखेंगे कैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को आपको दिया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।